नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रशिया की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है। व्लादिमीर पुतिन ने यहां पे बोला है कि वो बेलारस के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को स्टेशन करेंगे। और कौन से न्यूक्लियर वेपन्स? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को स्टेशन करेंगे। अब जैसे ये अनाउंसमेंट रशिया की तरफ से आया, यूएस यहां पे आग बबूला होने लगा। यूरोप की कंट्रीज बेलारूस को धमकाने लगी कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। रशिया क्लियर कट बोल रहा है कि भाई हम तो पहली बार अपनी धरती के बाहर कोई न्यूक्लियर वेपन सेटअप कर रहे हैं, आपने तो दुनिया भर में कर रखे हैं। इस समय पे नाटो के ओवरहेड के अंदर यूएस ने यूरोप में, इटली में, जर्मनी में, टर्की में, बेल्जियम में और नीदरलैंड्स में न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर रखे हैं। और पास्ट में बहुत सी कंट्रीज में ओवरऑल यूएस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय किया है। फॉर एग्जांपल जापान में एक जगह है ओकिनावा। वर्ल्ड वॉर 2 जब हारा जापान, तो उसके बाद जब कुछ समय के लिए जापान हार गया था, उस टाइम पे ओकिनावा जगह पे ओवरऑल यूएस ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को पुटअप किया था। तो बेसिकली ओवरऑल यूएस की न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर उनके न्यूक्लियर वेपन्स का बाहर के देशों में सेटअप होना आम बात है। तो रशिया तो पहली बार अपनी देश से बाहर निकल के न्यूक्लियर वेपन सेटअप कर रहा है, तो इसमें फिर यूएस को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और ये तो नेचुरली रशिया करने वाला ही था। अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर को देखो, यहां पे दोस्तों आपको रशिया नजर आ रहा है, इधर आपको बेलारस नजर आ रहा है। अब ओवरऑल रशिया की एक टेरिटरी कलिंगराड करके ये है, यहां पे बाल्टिक सी के बिल्कुल बगल में। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो रशिया यहां पे लातविया के साथ तो बाउंड्री लगा ही रही है। जो कलिंगराड नाम का इलाका है रशिया का, वो पोलैंड के साथ भी बाउंड्री लगाता है, लिथुआनिया के साथ भी बाउंड्री लगाता है। ऐसा बताया गया कि रशिया के इस कलिंगराड प्रोविंस में बड़े क्वांटिटी में न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स को ऑलरेडी डिप्लॉय किया जा चुका है। और बेलारस की टेरिटरी के अंदर भी ओवरऑल लंबे समय से रशिया की बेलारस के साथ बातचीत चल रही है कि हम आपकी जमीन पे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करेंगे। अभी फॉर्मल अनाउंसमेंट हुआ है तो वेस्टर्न कंट्रीज बेलारस को धमका रही हैं, कह रही हैं कि अगर तुमने ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करवाए तो हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। अब इसमें सबका क्या क्या मतलब है? रशिया को बेसिकली बेलारस के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करके मिलेगा क्या? तो देखिए, रशिया को एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा दोस्तों यहां पे वेपन्स डिप्लॉय करके। आप यहां पे देखो, ये ओवरऑल यूक्रेन है, इधर आपका बेलारस है। अगर बेलारस के अंदर रशिया अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करता है तो रशिया का बाकी यूरोप के ऊपर एक वॉर के इवेंट में अटैक करना आसान हो जाएगा। एक और बहुत बड़ी वजह है, बेलारस के अंदर ऑलरेडी रशियन मिलिट्री प्रेजेंट है और कलिंगराड तो रशिया का ही प्रोविंस है, तो यहां पे भी रशियन मिलिट्री है। तो बेसिकली रशिया की मिलिट्री को, जो कि कलिंगराड में प्लेस्ड है, इसको पीछे से बैकअप सपोर्ट देने के लिए जो बेलारस के अंदर रशियन मिलिट्री डिप्लॉयड है, ओवरऑल इसका सपोर्ट मिलना जरूरी। तो बेसिकली रशिया के कलिंग्रेड को ओवरऑल बेलारस से कनेक्ट करने के लिए ये जो बीच का गैप है ना, ये जो लाल रंग की आपको लाइन दिख रही है बड़ी सी, इसको आप बोलते हो सुवाल्की गैप। सुवाल्की गैप याद रखिएगा, किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इट इज द रीजन बिटवीन रशियन फोर्सेज इन बेलारस एंड द रशियन टेरिटरी ऑफ द बाल्टिक सी। तो कलिंग्राड नाम की जो रशियन टेरिटरी है बाल्टिक सी में, और ओवरऑल रशिया की जो मिलिट्री बेलारूस में प्लेस्ड है, इसके बीच में एक छोटा सा गैप है, वो है सुवाल्की गैप। तो बेसिकली जो कलिंगराड में मिलिट्री फोर्सेस प्लेस्ड है रशिया की, कल की डेट में अगर रशिया यूरोप के बीच में और यूएस के बीच में वॉर छिड़ता है तो सबसे पहले रशिया के इस कलिंगराड प्रोविंस को कब्जाने की कोशिश करेगा यूरोप और यूएसए। तो उस कंटेक्स्ट में अगर रशिया के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस में पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज सोचेंगी, नाटो एक बार को सोच जाएगा। अब सवाल उठता है कि बेलारूस को क्या फायदा है रशिया के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करके? रशिया का फायदा तो समझ में आ रहा है। व्हाट हैज बेलारूस इन दिस? तो देखिए, बेलारूस के लीडर हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। 2020 में जब बेलारूशियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए तो उस समय पे इनकी अपोजिशन में खड़ी थी स्वेतलाना त्शुखनास्किया। पहले स्वेतलाना के हस्बैंड सर्जेई त्शुखनास्किया इलेक्शन लड़ रहे थे अलेक्जेंडर लुकाशेंको के अगेंस्ट। सर्जेई की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने उनको जेल में डलवा दिया। उसके बाद अपोजिशन में स्वेतलाना खड़ी हुई जो कि सर्जेई की वाइफ थी, और इन्होंने अलेक्जेंडर लुकाशेंको से इलेक्शन लड़ा। लेकिन ओवरऑल बेलारूसियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ऐसा बोला गया कि घपलेबाजी हुई, इलेक्टोरल फ्रॉड हुई और लुकाशेंको यहां पे जीत गया। और स्वेतलाना त्शुखनास्किया को इतना खतरा था कि वो भाग के बगल के पोलैंड में जाके छुप गई। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखो तो बेलारूस के अंदर जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको का राज था ना,
उसको बाकी यूरोपियन कंट्रीज पसंद नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं बेलारस के अंदर एक प्रॉपर पोटेंट अपोजिशन खड़ा हो सके, ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज चाहती थी। तो बेलारस में अलेक्जेंडर लुकाशेंको अपनी बादशाहत को बनाए रखें, इसके लिए लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व होना जरूरी है, और वो लाइक माइंडेड कंट्री इस समय पर रशिया निकल के आ रही है। एक और रीजन है, फरवरी 2022 जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, उस समय से ही बेलारस रशिया की बातचीत चल रही है। अब देखिए, बेलारस भी तो यहां पे एक महत्वाकांक्षी देश है। बेलारस की अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी तो ताकत चाहते हैं, तो बेलारस को बिल्कुल ये हो सकता है पीछे से आश्वासन मिला हो रशिया से कि अगर रशिया के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बेलारस में डिप्लॉय किए जाते हैं तो कल की डेट में बेलारस भी एक न्यूक्लियर पावर बन सकता है। अभी के लिए रशिया ने क्लियर कट बोला है कि ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के सारे प्रोविजंस को मानेंगे, ये न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी या कंट्रोल किसी और को नहीं देंगे। तो रशिया का टेक्निकली ये बोलना है कि बेलारस के अंदर ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स स्टेशन करेंगे और उन न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल रशिया के पास ही रहेगा। बट हो सकता है बैक एंड से व्लादिमीर पुतिन ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको को एक एश्योरेंस दे रखा हो कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हम आपको एक न्यूक्लियर पावर बना देंगे। तो बेलारस यहां पे न्यूक्लियर पावर बनने के लालच में, और अलेक्जेंडर लुकाशेंको रशिया जो कि एक लाइक माइंडेड कंट्री है उनके साथ अपनी बेलारस के अंदर होल्ड में बनाने के लिए ओवरऑल इस प्रकार के स्टेप्स ले रहे हो। कहीं ना कहीं ये रीजन इस समय पे काफी डिस्टेबलाइज हो रखा है। रशिया के मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो कि कन्वेंशनल और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकते हैं, वो बेलारस में ऑलरेडी स्टेशनड है, वो कैलिनग्राड में भी ऑलरेडी स्टेशनड है। इनफैक्ट इस्कांदेर मिसाइल को भी ऐसा बताया जाता है कि कैलिनग्राड पे रशिया ने डिप्लॉय कर दिया है। और देखिए, देर सवेर ये होना ही था दोस्तों। नाटो लगातार लंबे समय से ईस्टवर्ड एक्सपेंशन कर रहा था अपना, रशिया को एप्रीहेंसिव कर रहा था। जब 1991 में यूएसएसआर टूटा, तब यूएसए की लीडरशिप ने रशिया को एश्योर किया कि हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे नाटो का, और बाद में वो यही काम करने लगे। अब ओवरऑल जंग यहां पे लंबे समय से रशिया यूक्रेन के बीच में चल रही है, और ये जो जंग है वो डोनेट्स नाम के रीजन में बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो इस समय पे किसी ना किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को तो शांत पड़ना पड़ेगा। अब टेक्निकली रशिया शांत नहीं पड़ सकता, क्योंकि रशिया ने जो जंग लड़ी है, इस जंग में उन्होंने जो जीता है वो डोनेट्स ओब्लास्ट जीता है, जो ईस्टर्न प्रोविंस है जहां पे रशियन एथनिसिटी रहती है। तो इस कंटेक्स्ट में रशिया उससे पीछे जाने वाला है नहीं। बेटर यह रहेगा कि यूरोपियन यूनियन और बाकी नाटो मेंबर्स यूक्रेन को समझाएं, यूक्रेन को मिलिट्री सप्लाईज देना बंद करें, यूक्रेन को यह बोले कि आप थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस को सफर कर लो और वार से बैक ट्रैक कर जाओ, कम से कम जान माल का नुकसान होना तो बंद हो जाएगा। लेकिन बाकी वेस्टर्न कंट्रीज लगातार यूक्रेन को सपोर्ट दिए जा रही हैं, पीछे से मिसाइल्स, असला, गोला बारूद सब दिए जा रही हैं कि जाओ लड़ो मरो रशिया के साथ। अब रशिया इस पूरे प्रोसेस में काफी कमजोर हो चुका है दोस्तों। इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से इनकी जो ओवरऑल जीडीपी है उसको बड़ा धक्का लगा है। इनकी जो मिलिट्री प्रोवेस है, इनके हवाई जहाज, इनके मिलिट्री पर्सनल्स, बहुत लॉसेस हुए रशिया को। तो रशिया बहुत कमजोर ऑलरेडी हो चुका है, और अगर एक लिमिट से ज्यादा यूएस और नाटो रशिया को कमजोर करने की कोशिश करते रहेंगे तो रशिया मजबूर हो जाएगा यहां पे न्यूक्लियर वेपन के ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, व्हाट आर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। तो एक लेमैन भाषा में बात की जाए दोस्तों, तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं छोटे न्यूक्लियर वेपन्स। ऐसा बताया जाता है कि यूएस के हिसाब से रशिया के पास 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यूएस के पास केवल 200 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हो। यूएस के 200 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में ऐसा बताया जाता है कि 100 ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन में डिप्लॉयड है। अब न्यूक्लियर वेपन की जो रेंज होती है ना दोस्तों, उसकी जो कैपेसिटी होती है 0.3 किलो टन से लेके आपको 170 किलो टन तक का न्यूक्लियर वेपन मिल जाएगा। तो रेंज न्यूक्लियर वेपन की बहुत बड़ी है, 0.3 से लेके 170 किलो टन का आपको न्यूक्लियर वेपन मिल जाएगा। अभी तक न्यूक्लियर वेपन कहां इस्तेमाल हुआ, तो हिरोशिमा और नागासाकी में। हिरोशिमा में जो न्यूक्लियर वेपन गिराया गया था वो 15 किलो टन का था, और इस 15 किलो टन के न्यूक्लियर वेपन ने पूरा शहर तबाह कर दिया था। तो बड़े आराम से कन्वेंशनल वॉर में 0.3, 0.5 या 1 किलो टन तक का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेसिकली टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वो वेपन्स होते हैं जो छोटे स्केल पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अमूमन ये वो वेपन्स नहीं है जो कि यूएस की एक बहुत बड़े शहर या रशिया के एक बहुत बड़े शहर को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। एक पर्टिकुलर बैटल में स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज को
पीछे ढकेलने के लिए, एक छोटी विक्ट्री पाने के लिए छोटे स्केल पे 0.3 या 0.4 टन का टैक्टिकल वेपन इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे रेडिएशंस बहुत ज्यादा ना फैले और उस लोकल इलाके में जिसने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया है वो जीत जाए। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में रशिया की सुपीरियॉरिटी है। नाटो अलाइज लगातार रशिया के जो भी डिपोज हैं, जो भी वॉर हेड्स हैं, उसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। कल की डेट में अगर रशिया कभी भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड करेगा तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर डिपो के आसपास बहुत सारी मूवमेंट होने लगेंगी। रशिया अपनी सारी की सारी सबमरीन्स और वॉरशिप्स को डीप सी में भेज देगा। रशिया के जो बॉम्बर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल डिप्लॉयर्स हैं, वो एकदम से एक्टिव हो जाएंगे। तो जब रशिया ओवरऑल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने का मूड बनाएगा, उस समय पे दुनिया को कुछ ना कुछ ऐसे साइंस जरूर दिखेंगे कि रशिया ऐसा कुछ करने वाला है। लेकिन देखिए, ये बहुत पोटेंट और इफेक्टिव नहीं होगा कि नाटो और यूएस अलाइंस लंबे समय तक रशिया को काउंटर करते रहे। रशिया ऑलरेडी बहुत कमजोर हो चुका है। बेटर ये रहेगा कि जो ईस्टर्न पोर्शन यहां पे यूक्रेन ने खोया है, ये रशिया के पास रहे अभी के लिए, और यूक्रेन को नाटो और यूएस प्रेशराइज करें कि आप अभी के लिए सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लो, इस पर्टिकुलर जंग को रोक दो। क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा अगर ये जंग चलती रही, एक लिमिट से ज्यादा रशिया को दबाया गया, तो रशिया कल की डेट में जब उसको लगे कि हाँ भाई वो स्ट्रेटेजिकली वॉर हार रहा है, छोटे स्केल पे यू नेवर नो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कर सकता है। वो कितने किलो टन के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करेगा ये भाई कोई नहीं बता सकता। एक और बात दोस्तों, ये जो बेलारस है, यूक्रेन है, ये एक समय पे यूएसएसआर का पार्ट थे। जब यूएसएसआर टूटा ना 1991 में, तो बेलारस, यूक्रेन वगैरह उससे अलग हो गए। उस समय पे ओवरऑल यूएसएसआर के बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूसियन टेरिटरी और यूक्रेनियन टेरिटरी में डिप्लॉयड थे। बेलारस में 81 सिंगल वॉरहेड मिसाइल्स डिप्लॉयड थी जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ। यूक्रेन में अगर आप बात करो तो 3000 न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड थे। तो जब यूएसएसआर टूटा ना, यूएसए ने इस बात को इंश्योर किया कि बेलारस के, कजाकिस्तान के, यूक्रेन के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो रशिया के पास वापस चले जाएं और इन सैटेलाइट स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना रहें, ये सैटेलाइट स्टेट्स न्यूक्लियर पावर ना बन जाएं। तो उस समय पे कोल्ड वॉर के बाद कुछ समय के लिए यूएस ने एक पैसिव स्टांस अपना लिया था, चूंकि यूएस ऑलरेडी इस वॉर्स में जीत चुका था। लेकिन अब यूएस नाटो की ईस्टवर्ड एक्सटेंशन से एक बहुत ही एक्टिव और वॉयलेंट स्टांस अपना रहा था, और इसका आउटकम ये निकल के आ रहा है कि रशिया ने अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी कि वो अपनी कंट्री के बाहर न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय नहीं करेंगे, इसको वायलेट कर दिया है। बेलारस के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत दी जा रही है। भले ही रशिया यहां पे बोल रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल बेलारस के पास नहीं रहेगा, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इस पर्टिकुलर स्टेप की वजह से बेलारस भी एक न्यूक्लियर पावर बन सकता है। और अगर एक बेलारस न्यूक्लियर पावर बन गया तो बाकी यूरोप और यूएस बेलारस को भी आगे आने वाले समय में कंट्रोल या अकाउंटेबल नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप इस पर्टिकुलर फॉरेन अफेयर्स की सीरीज में आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।